इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है कल्याणपुरी, और इसी कल्याणपुरी का रहने वाला दिनेश कुमार की पत्नी का नाम बिमला देवी। दिनेश कुमार के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम नीतू जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। नीतू के पति का नाम ओम प्रकाश जिसकी उम्र है 30 साल, जो गाज़ियाबाद के छपरौला में रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 जून 2014 की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। ओम प्रकाश अपनी पत्नी नीतू के नंबर पर जब फ़ोन करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसलिए ओम प्रकाश अपने छोटे साले संजय के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मेरी बात नीतू से करवाओ। इस पर संजय अपने जीजा को जवाब देता है कि दरअसल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी मम्मी के नंबर पे फ़ोन करता हूँ, और उससे कहता है कि वो दीदी से बात कराए। इसलिए संजय अपनी मम्मी के नंबर पे फ़ोन करता है और अपनी मम्मी से कहता है कि दरअसल दीदी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, उससे बोलो कि वो जीजा से बात कर ले। इस पर संजय की माँ उसे जवाब देती है कि दरअसल 11 बजे के आसपास नीतू घर से निकली है, लेकिन जब वो घर से निकल रही थी तो वो बता रही थी कि वो अपने पति के पास जा रही है, क्योंकि दोनों ही आज फिल्म देखने जाने वाले थे। इस पर संजय अपनी माँ को जवाब देता है कि दरअसल दीदी जीजा के पास पहुँची नहीं है। इसलिए अब संजय की माँ भी काफ़ी परेशान हो जाती है। संजय की माँ जब अपनी बेटी के नंबर पर फ़ोन करती है तो इस वक्त भी नीतू का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। इसलिए बिमला देवी अपने पति राकेश के नंबर पर फ़ोन करती है और राकेश को घर पर बुलाती है। राकेश नीतू के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबर पर फ़ोन करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते जब शाम हो जाती है, इधर ओम प्रकाश भी अपने ससुराल में पहुंच जाता है। लेकिन ओम प्रकाश जब अपने ससुराल में पहुंचता है, नीतू के बारे में जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, राकेश अपने दामाद को अपने साथ लेकर के कल्याणपुरी थाने में जाता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी नीतू की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जब नीतू के बारे में उसके माँ से पूछताछ करती है तो उसकी माँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब 21 तारीख को 11 बजे के आसपास जब वो घर से निकली थी तो मुझे सिर्फ इतना ही बताई थी कि वो अपने पति के पास जा रही है। जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, इस पर पुलिस उसके माँ से पूछताछ करती है कि नीतू जब घर से निकली थी तो क्या वो बताई थी कि वो किस माध्यम से अपने पति के पास जा रही है। इस पर बिमला देवी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब वो ज़रूर मेट्रो से गई होगी। इसलिए पुलिस कल्याणपुरी के नज़दीक मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर जाती है और 21 तारीख को करीब 11 बजे के आसपास के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालती है। सीसीटीवी जब चेक करती है पुलिस तो मालूम चलता है कि 11:15 बजे के आसपास गेट नंबर 1 से नीतू मेट्रो के अंदर जाते हुए दिखाई देती है, जिससे ये तो पूरा यकीन हो जाता है कि नीतू मेट्रो के द्वारा ही अपने पति के पास गई थी। लेकिन ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं नोएडा के सेक्टर 18 के पास लगभग 1 घंटे तक अपने पत्नी का इंतज़ार की है, लेकिन नीतू वहाँ पर आई ही नहीं। पुलिस नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर जाती है और वहाँ से भी जाकर के सीसीटीवी चेक करती है। वहाँ की जब सीसीटीवी चेक करती है तो मालूम चलता है कि 11:30 बजे के आसपास नीतू मेट्रो से बाहर आते हुए दिखाई देती है। लेकिन नीतू जब मेट्रो से बाहर आते हुए दिखाई देती है तो उसके साथ में उसका पति ओम प्रकाश भी था। ओम प्रकाश अपनी पत्नी के हाथ पकड़ करके मेट्रो से बाहर निकल रहा था। पुलिस जैसे इस तरह का सीसीटीवी देखती है, इसी सीसीटीवी के आधार पर नीतू के पति ओम प्रकाश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर ओम प्रकाश से नीतू के बारे में पूछताछ करती है। तब ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, नीतू से उस दिन मेरा मुलाकात तो हुआ था, हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले भी थे, लेकिन नीतू बता रही थी कि उसे जल्दी से घर वापस जाना है, इसलिए हम आटा मार्केट में गए, वहाँ पे जाकर स्नैक खाए। उसके बाद से मैंने नीतू को अपने ही गाड़ी में बिठाकर मयूर विहार के फेज 1 में लाकर उतार दिया
उसके बाद से मैं अपने ऑफिस चला गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऑफिस में चल कर के पता कर सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इस पर पुलिस अब ओम प्रकाश से पूछताछ करती है कि तुमने पहले क्यों झूठ बोला था कि मेरी नीतू से मुलाकात ही नहीं हुई है। पुलिस जब इस तरह के सवाल ओम प्रकाश से करती है, इस पर ओम प्रकाश पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अब ओम प्रकाश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार ओम प्रकाश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। ओम प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 21 तारीख को ही नीतू की हत्या कर दी गई है। लेकिन ओम प्रकाश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद नीतू के भी माता पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 7 महीने पहले। नीतू अपने ही इलाके से 12वीं तक की पढ़ाई करती है। लेकिन नीतू जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से नीतू के पिता राकेश अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार राकेश की यह तलाश बहुत जल्द पूरी भी हो जाती है और उसे ओम प्रकाश मिल जाता है। ओम प्रकाश के पिता का नाम है वीरपाल। वैसे तो वीरपाल गौतम बुद्ध नगर के कन्नौल का रहने वाला है, लेकिन ओम प्रकाश गाजियाबाद के छपरौला में अपने भाई और भाभी के साथ एक फ्लैट में रहता है। ओम प्रकाश जो MBA तक की पढ़ाई कर चुका है और नोएडा के परी चौक में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जैसे ही दिनेश को ओम प्रकाश पसंद आ जाता है, 13 नवंबर 2013 को अपनी बेटी की शादी ओम प्रकाश से कर देता है। इधर नीतू अपने पति से शादी करके गाजियाबाद के छपरौला में जाकर रहने लगती है। लेकिन जिस फ्लैट में रहती है उसी फ्लैट में ओम प्रकाश के भाई और भाभी भी रहते हैं। जब अपने पति के साथ रहने लगती है, नीतू को उस फ्लैट में मन नहीं लगता है। इसीलिए नीतू ओम प्रकाश से कहती है कि हम कहीं अलग एक किराए का कमरा ले लेते हैं और अलग रहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। इधर ओम प्रकाश जिस कंपनी में नौकरी करता है, उसी कंपनी के नीचे फ्लोर पे ICICI बैंक है। दरअसल उसी बैंक में काम करने वाली लड़की जिसका नाम है प्रिया। ओम प्रकाश उस बैंक में जब भी किसी काम से जाता है, अक्सर प्रिया से बातचीत करता है और बातचीत करते करते ओम प्रकाश की प्रिया से दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, ओम प्रकाश अक्सर प्रिया के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे बातचीत करते रहता है। अक्सर जब अपने घर पे होता है, अपनी पत्नी के सामने भी प्रिया के नंबर पे फ़ोन करता है, जिसे देख नीतू को अच्छा नहीं लगता है। नीतू अपने पति को बार बार मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ओम प्रकाश प्रिया से बातचीत करना बंद नहीं करता है। प्रिया और ओम प्रकाश के बीच में कैसी दोस्ती थी, ये तो वही दोनों जानते थे। लेकिन नीतू इस दोस्ती को पसंद नहीं कर रही थी। दरअसल नीतू जब बार बार ओम प्रकाश को मना करती है, इसके बावजूद भी जब ओम प्रकाश नहीं मानता है, नीतू के अंदर अपने पति को लेकर के शक पैदा हो जाता है। ये शक की बीमारी सिर्फ नीतू के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि ओम प्रकाश के अंदर भी हो जाता है। क्योंकि ओम प्रकाश जब भी अपने ऑफिस में होता है, अपनी पत्नी के नंबर पर जब फ़ोन करता है तो अक्सर नीतू का नंबर बिजी ही बताता है। इस बारे में जब ओम प्रकाश घर पे आता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो नीतू अपने पति को जवाब दे देती है कि दरअसल मैं अपने माँ से बातचीत कर रही थी। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के ओम प्रकाश के अंदर भी शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। दरअसल पति और पत्नी दोनों के बीच ही एक दूसरे को लेकर के शक पैदा हो जाता है। और दोनों के बीच में जब शक पैदा होता है, दोनों के बीच अक्सर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़े तकरार तो शुरू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो ओम प्रकाश और ना ही नीतू अपने आदतों में कोई सुधार कर पाते हैं, जिसकी वजह से नीतू कई बार अपने पति से झगड़े तकरार करके अपने मायके भी चली जाती है। 8 जून 2021 को भी नीतू इसी शक की वजह से अपने पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद अपने मायके चली जाती है। इधर नीतू जब अपने मायके में चली जाती है, ओम प्रकाश काफ़ी परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी के नंबर पर बार बार फ़ोन करता है, उसे वापस बुलाने के भी कहता है, लेकिन नीतू अपने पति से इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने पति की बात ही नहीं मानती है, जिससे लेकर के अब ओम प्रकाश अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। ओम प्रकाश को लगता है कि शादी से पहले उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। दरअसल उसने नीतू से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। ओम प्रकाश को लगता है कि अब उसकी पत्नी को रहते हुए उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आ सकता है। इसीलिए अब ओम प्रकाश अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए ओम प्रकाश एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है। बार बार जब फ़ोन करता है, मीठी मीठी बातें करता है,
तो उसके अंदर आई बदलाव देख करके नीतू को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसी षड्यंत्र के तहत 21 जून 2014 को ओम प्रकाश अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि आज हम कहीं चल करके फिल्म देखते हैं। फिल्म देखने की जब बात कहता है, ये जानकर नीतू भी काफ़ी खुश हो जाती है और अपने पति के साथ फिल्म देखने जाने के लिए तैयार हो जाती है। करीब 11 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलती है तो अपने घर से निकलकर सीधे मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पर जाती है। वहाँ से मेट्रो पकड़ करके नोएडा सेक्टर 18 पे जाकर उतरती है, जहाँ पे ओम प्रकाश पहले से अपनी गाड़ी लेकर के इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 11:30 बजे के आसपास नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर पहुँचती है, इधर ओम प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वहाँ से लेकर गाड़ी रवाना हो जाता है। दरअसल ओम प्रकाश अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने गाड़ी में एक बहुत बड़ा ट्रॉली बैग खरीद करके रखा था। उस बैग के बारे में नीतू जब अपने पति से पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश अपनी पत्नी को जवाब देता है कि दरअसल मेरे दोस्त ने एक बैग मांगा था, उसी के लिए मैंने ये बैग खरीदा है। लेकिन ओम प्रकाश अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही वो बैग सिर्फ इसलिए खरीद रखा था ताकि अपनी पत्नी का डेड बॉडी उसी बैग के जरिए ठिकाने लगा सके। वहाँ से गाड़ी लेकर के जब रवाना होता है तो लेकर के सुनसान जगह पर चलना शुरू कर देता है। इस बारे में नीतू अपने पति से पूछताछ करती है कि हम तो फिल्म देखने जाने वाले थे, तुम ये गाड़ी लेकर के कहाँ जा रहे हो। इस पे ओम प्रकाश अपनी पत्नी को जवाब देता है कि दरअसल ऑफिस में मेरा कुछ काम आ गया है, चलो पहले ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद से फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जैसी इस तरह की बातें नीतू से कहता है, नीतू इसी बात को लेकर के झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। तब तक ओम प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर के खट्टा गाँव में पहुँच चुका था। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, एक सुनसान जगह पे ओम प्रकाश अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी में ही अपने दोनों हाथों से नीतू की गला दबा देता है, जिसकी वजह से नीतू की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ओम प्रकाश नीतू की डेड बॉडी को उसी बड़ी ट्रॉली बैग में पैक कर देता है और उस ट्रॉली बैग को अपनी गाड़ी में लोड करके मयूर विहार फेज 1 पे आता है। वहाँ से गाड़ी घुमाने के बाद लेकर के सीधे यमुना खादर के जंगल में जाता है और उस जंगल में ले जा कर के ट्रॉली बैग फेंक देता है और वहाँ से सीधे वापस अपने ऑफिस चला जाता है। दरअसल ओम प्रकाश अपनी पत्नी की डेड बॉडी यमुना खादर जंगल में इसलिए फेंकता है कि अगर उसकी डेड बॉडी पुलिस को भी बरामद हो जाता है तो पुलिस उस पर शक नहीं करेगी। वाकई में ओम प्रकाश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सबसे पहले ओम प्रकाश को उसके बताए हुए जगह पर जाती है। उस जंगल में जाकर के पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है, आखिरकार पुलिस को एक ट्रॉली बैग मिलता है। पुलिस जब बैग को ओपन करती है तो आखिरकार उस बैग के अंदर से नीतू का डेड बॉडी बाहर निकलता है। नीतू का डेड बॉडी जैसे उसका पिता राकेश कुमार देखता है, देख करके चीख करके रोने लगता है। राकेश कुमार को रोते हुए देख पुलिस भी ये समझ जाती है कि ये डेड बॉडी नीतू का ही है। पुलिस उसी वक्त ही नीतू की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नीतू की हत्या के इस जुर्म में पुलिस ओम प्रकाश को अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने ओम प्रकाश को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।